हेलो दोस्तों, तो होप सो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो अभी तक हमने बीएसटी के 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पांचों चैप्टर आपको नीचे मिल जाएंगे चैनल पे। ठीक है, तो 5 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर नंबर 6। क्लास 12 बीएसटी का चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। ठीक है, इसके पहले हमने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया है, प्लानिंग कर लिया है। ठीक है, अब अगला स्टेप जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर मैनेजमेंट करने के लिए, अच्छी तरीके से काम करने के लिए, वो होता है स्टाफिंग। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या होता है? अब जैसे मेरी कंपनी है तो मैं अकेले तो काम करूंगा नहीं, मेरे साथ मैं क्या करूंगा, 3 4 5 6 लोग, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोगों को क्या करूंगा, रिक्रूट करूंगा। ठीक है, लोगों को रिक्रूट करूंगा या सिलेक्ट करूंगा, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। तो स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, एक पर्टिकुलर राइट जॉब के लिए एक अच्छे इंसान को मैं रिक्रूट कर रहा हूँ, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टाफिंग। सपोज मेरे को एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत है, तो मैं एक ग्राफिक से रिलेटेड इंसान को अगर उस चीज पर्टिकुलर जॉब के लिए रिक्रूट कर रहा हूं, तो उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इज नोन एज स्टाफिंग। क्लियर? अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, डेफिनेशन हो गई है। अब इंपॉर्टेंस क्या क्या है? पहला है डिस्कवरिंग गुड पर्सनल्स। ठीक है, अब मैं अपनी कंपनी में क्या कर रहा हूँ, नए नए अच्छे पर्सनल्स को क्या कर रहा हूँ, डिस्कवर कर रहा हूँ। तो ये पहला डेफिनेशन है किसका, स्टाफिंग का। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कि डिस्कवर क्या कर रहा हूँ मैं, अच्छे पर्सनल्स, अच्छे लोगों को क्या कर रहा हूँ, डिस्कवर कर रहा हूँ अपनी कंपनी के लिए या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। पहला इंपॉर्टेंस हो गया। सेकंड है हायर परफॉर्मेंस। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस, इसका मतलब क्या होता है, अगर मेरी स्टाफिंग प्रॉपर है, अगर मैं प्रॉपरली स्टाफिंग कर रहा हूँ, तो मेरी परफॉर्मेंस हमेशा क्या रहेगी, अच्छी रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस हमारी अच्छी कैसे रहेगी, हमेशा हाई रहेगी। ठीक है, थर्ड है कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, मेरी जो ग्रोथ है या मेरी इंटरप्राइज है, मेरी कंपनी है, वो कंटिन्यू क्या करेगी, ग्रो करेगी। अगर लोग अच्छे हैं तो काम अच्छे से होगा, और अगर काम अच्छे से होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंपनी और इंटरप्राइज भी क्या करेगा, मेरा ग्रो करेगा। क्लियर? थर्ड इंपॉर्टेंस हो गया। फोर्थ है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मतलब मेरे पास जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे मैं उनकी 100% इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस क्या कर सकता हूँ, बाहर निकाल सकता हूँ। उनके अंदर जितना भी कैपेबिलिटी है उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ, कि मेरे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है, तो मेरे को हमेशा क्या होगा, वो एक बेनिफिट करेगा। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। और फिफ्थ है हायर जॉब सेटिस्फेक्शन। हायर जॉब सेटिस्फेक्शन मतलब जो इंसान क्वालिफाइड है या जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए सही है, ठीक है, उसके अंदर हमेशा जॉब की क्या रहेगी, सेटिस्फेक्शन रहेगी। कभी भी उसको जॉब जाने का या इस चीज़ का डर नहीं रहेगा, क्योंकि वो पता है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मेरे को पता है कि मैं उसको आगे चल के निकालने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान एक अच्छे इंसान को खोना नहीं चाहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या हो गए, 5 इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, वो है प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब मेरे को अगर एक स्टाफ को रिक्रूट करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो मैं फॉलो करूंगा। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। इसमें क्या करूंगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ किस टाइम पे, जब मैं एक इंसान को अपनी कंपनी में रिक्रूट कर रहा हूँ। तो पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एस्टिमेट करूँगा कि आज के डेट में मेरे को कितने लोगों की ज़रूरत है। ठीक है, आज के डेट में मेरे को कितने लोगों की जरूरत है, उसी पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। मतलब मैं अपने मैन पावर रिक्वायरमेंट में कर रहा हूँ, एस्टिमेट कर रहा हूँ या पता लगा रहा हूँ कि मेरे को एक्चुअल में कितने लोगों की आज की डेट में क्या है, रिक्वायरमेंट है। क्लियर? अगला है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या होता है, ये एक प्रोसेस है। अब मेरे को सपोज 3 लोगों की जरूरत है, 3 लोगों की जरूरत है। अब मैं पेपर में कर क्या किया, एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि भैया मेरी कंपनी ये है, इस लोकेशन में मेरे को 3 लोगों की जरूरत है। अब रिक्रूटमेंट वो प्रोसेस है जिसमें सारे लोग जो जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं वो क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। हो सकता है वो 3 जॉब के लिए मेरे पास 1000 लेटर आ जाए, तो 1000 जो लेटर आए हैं वही मेरा क्या होता है, रिक्रूटमेंट। मतलब ठीक है, मैं कॉल कर रहा हूँ लोगों को एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी भी सोर्स के थ्रू लोगों को कॉल कर रहा हूँ कि आप आओ और हमारी कंपनी में क्या करो, जॉब के लिए अप्लाई करो। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट। ठीक है, 2 प्रोसेस हो गए स्टाफिंग के। पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट और दूसरा है रिक्रूटमेंट। ठीक है, थर्ड है सिलेक्शन। थर्ड क्या होता है, अब तीसरा प्रोसेस है सिलेक्शन। अब मैं क्या करूंगा, वो 1000 में से छांट के 3 लोगों को निकालूंगा जो मेरे लिए काम के हैं। 3 मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको मैं क्या करूंगा, उसमें से सिलेक्ट करूंगा। तो वो क्या हो गया अपना सिलेक्शन। फोर्थ है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अब वो 3 लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के, एक ग्राफिक डिजाइनर है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, एक एडवर्टाइजमेंट सेक्टर से, तो उनको उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करूंगा, प्लेस करूंगा। ग्राफिक वाले को ग्राफिक में, मैन्युफैक्चरिंग वाले को मैन्युफैक्चरिंग में और एडवर्टाइजमेंट वाले को एडवर्टाइजमेंट में। ठीक है, उनको क्या कर रहा हूँ, प्लेसमेंट कर रहा हूँ, एंड ओरिएंटेशन मतलब उनको उनकी जॉब क्या कर रहा हूँ, एलोकेट कर रहा हूँ। 4 हो गया फोर्थ प्रोसेस। फिफ्थ होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब कोई इंसान अगर मेरे पास आया है तो पहले दिन से उसको काम नहीं दूंगा,
उसका 1-2 महीने का क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है, ठीक है। 1-2 महीने का स्टार्टिंग का क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड होता है कि आप आओ और मेरी कंपनी में किस तरीके से काम होता है वो समझो, ठीक है। तो उसको ट्रेनिंग करूंगा, उसकी ट्रेनिंग करवाऊंगा और उसका डेवलपमेंट करवाऊंगा, ठीक है। 5th हो गया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 6th है परफॉर्मेंस कैलकुलेशन। उसके बाद 1 आध साल काम करेगा वो मेरे पास और मैं क्या करूंगा, उसका परफॉर्मेंस कैलकुलेट करूंगा कि भैया जो इंसान मैं रिक्रूट किया था आज से 1 साल पहले, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, वो मेरे को कितना बेनिफिट दे रहा है। तो उसी स्टेप को अपन क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस कैलकुलेशन, ठीक है। ये 6th प्रोसेस हो गया। और लास्ट प्रोसेस है स्टाफिंग का, लास्ट प्रोसेस है वो है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। अब अगर अच्छा काम कर रहा है, मेरे को उससे बहुत बेनिफिट हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करूंगा, उसको प्रमोट करूंगा ताकि क्या हो, उसको और मोटिवेशन मिले और मेरी कंपनी को और बेनिफिट लाके दे सके, ठीक है। तो ये होगा बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट 7 स्टेप्स है या 7 प्रोसेस है किसके, हमारे स्टाफिंग के। क्लियर, ठीक है। अब हम प्रोसेस में एक टॉपिक देखे थे वो था रिक्रूटमेंट। अब उसको हमको क्या करना है, डिटेल में पढ़ना। हमारे सिलेबस में वो चीज़ डिटेल में दी हुई, ठीक है। क्या चीज़, रिक्रूटमेंट, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट क्या होता है, तुमको बताया था। रिक्रूटमेंट होता है वो प्रोसेस जिसमें हम लोगों को कॉल करते हैं कि आओ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करो, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में उसको वही बोलते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक जॉब है, उसके लोगों को कॉल करना और उनको कहना कि भैया आप इसके लिए अगर आपको लग रहा है तो आप क्या करें, अप्लाई करें। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट, ठीक है। उसी प्रोसेस में उसको क्या बोलते हैं अपन, रिक्रूटमेंट। अब अपनी कंट्री में क्या है, एक पोस्ट आई, उसके पीछे 1000 लोग अपने आप ही अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसेस अपनी कंट्री में सिंपल है, लेकिन उस कंट्री में जहाँ लोग, क्वालिफाइड लोग कम हैं और जॉब ज़्यादा हैं, ठीक है, उस कंपनी में रिक्रूटमेंट की प्रोसेस थोड़ी क्या होती है, टफ होती है, ठीक है। तो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज रिक्रूटमेंट। क्लियर हो गया। अब ये 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के रिक्रूटमेंट होते हैं। एक होता है इंटरनल सोर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। 2 तरीके का होगा, एक तुम्हारा इंटरनल सोर्स और दूसरा तुम्हारा एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स क्या हो रहा है कि अगर तुम्हारी कंपनी है, 1000 लोगों की कंपनी है, ठीक है, 1000 लोग काम कर रहे हैं। अब उसी कंपनी में से लोगों को तुम क्या कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह प्लेस कर रहे हो। सपोज मेरे को एक डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है, तो मैं एक इंसान को प्रमोट करके वहां भेज दे रहा हूँ, ठीक है, या ट्रांसफर करके भेज दे रहा हूँ। तो इंटरनली अगर मैं लोगों को शिफ्ट कर रहा हूँ तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। जिसमें क्या होता है, 2 टाइप्स के होते हैं, पहला तुम्हारा ट्रांसफर और दूसरा तुम्हारा प्रमोशन, ठीक है। पहला या तो तुम ट्रांसफर करोगे उस इंसान को वहां पे, या प्रमोट करके उसको उस जगह पे क्या करोगे, भेजोगे, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स के इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट होते हैं, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या है, इंटरनली अगर हम रिक्रूट कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज है एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। अब अगर मैं किसी को प्रमोट करके भेज रहा हूँ तो अपने आप ही वो इंसान क्या हो जाएगा, मोटिवेट हो जाएगा कि भैया मेरे ऊपर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, ट्रस्ट कर रही है, तो मैं अपनी परफॉर्मेंस क्या करूंगा और ऊपर लेके आऊंगा। क्लियर, ये इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज है नो वेस्टेज ऑफ टाइम ऑन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब अगर मैं किसी एक नए इंसान को लेके आ रहा हूँ तो उसको 1 महीना 2 महीने क्या करूंगा, ट्रेनिंग कराऊंगा, उसके अंदर डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट करूंगा, तब जाके उसको पोस्टिंग होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं पुराने इंसान को प्रमोट कर रहा हूँ या ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मेरे को उसके ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में ना पैसे लगाने की जरूरत है, ना उसमें टाइम देने की जरूरत है, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक एडवांटेज होगा, किसका, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का क्या होगा, मेरे लिए एक एडवांटेज होगा, ठीक है। और थर्ड है फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली इज चीपर, ठीक है। अब अगर कंपनी में इंटरनली अगर मैं जॉब्स कर रहा हूं, अगर मैं किसी को प्रमोट किया तो प्रमोट किया, सपोज उसकी सैलरी 5000 बढ़ाया और मैं प्रमोट कर दिया, जो पोस्ट मेरी वैकेंट थी वो फुलफिल हो गई 5000 बढ़ाने पे। अब अगर मैं किसी इंसान को वहां पे लेके आ रहा हूँ, पोस्टिंग कर रहा हूँ, उसको 50,000 देना पड़ रहा है मेरे को, लेकिन प्रमोशन करके मेरे को क्या किया, सिर्फ 5,000 इंक्रीमेंट किया और मेरे को एक इंसान वहाँ क्या हो गया, मिल गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फिलिंग ऑफ जॉब्स इंटरनली, अगर मैं इंटरनली जॉब फिल कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी क्या हो रहा है, चीप हो रहा है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव होता है कि भैया अपने मनी को कंट्रोल करके रखना, एक लिमिटेड मनी में अच्छा काम करके क्या करना, देना, ठीक है। तो ये मेरे को क्या होगा, इंटरनल सोर्स से प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब अगर प्रॉफिट है, एडवांटेज है, तो लिमिटेशंस भी होंगी। लिमिटेशंस क्या है, पहला लिमिटेशन है स्कोप ऑफ इंडक्शन ऑफ फ्रेश टैलेंट इज रिड्यूस, ठीक है। अब अगर मैं रिक्रूटमेंट कर रहा हूँ इंटरनली, मतलब लोगों को इधर उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ या प्रमोट कर रहा हूँ, तो मेरे पास स्कोप ही नहीं है कि मैं कोई नए इंसान को ला रहा हूँ, एक नए टैलेंट को अपनी कंपनी में क्या कर रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो ये इसका सबसे मेन और मेन क्या हो गया, मेन लिमिटेशन होगा, ठीक है। फिर सेकेंड है द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग द एम्प्लॉय में हैम्पर्ड। अब अगर नया इंसान नहीं आएगा, वही 1000 लोग थे,
वही 1000 लोग अंदर ही इंटरनली इधर उधर ट्रांसफर होकर काम कर रहे हैं, कोई भी नया इंसान नहीं आएगा, तो उनके अंदर कंपटीशन जो था वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। और अगर कंपटीशन रिड्यूस हो रहा है तो अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। क्लियर? तो ये तुम्हारा था सेकंड लिमिटेशन। और थर्ड लिमिटेशन है फ्रीक्वेंट ट्रांसफर में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर फ्रीक्वेंटली ट्रांसफर हो रहा है, एक इंसान यहाँ 6 महीने काम किया, ट्रांसफर करके दूसरे में भेज दिया, वहाँ पे 6 महीने काम किया, फिर उसको ट्रांसफर करके तीसरी जगह भेज दिया, अगर इस तरीके से हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका क्या था, थर्ड लिमिटेशन था। तो ये तुम्हारा हो गया इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर? अभी हमने देखा है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अब देखेंगे हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, इंटरनल में क्या था, हम अपने कंपनी में जो लोग थे उन्हीं को क्या कर रहे थे, इधर उधर ट्रांसफर कर रहे थे या प्रमोट कर रहे थे, उस बेसिस में रिक्रूटमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होगा, जब हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में नए लोगों को लेके आएंगे, नए टैलेंट को और नए लोगों को लेके आएंगे, अब नए पर्सनल्स को लेके आएंगे अपनी कंपनी में, तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब इसके टाइप्स क्या क्या या किसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रिक्रूट कर सकते हैं। तो पहले है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब मेरे पास कोई इंसान आया और उसको मैं डायरेक्टली कर लिया, कंपनी में रिक्रूट कर लिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, तुम्हारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, पहला हो गया। सेकंड है कैजुअल कॉलर। अब मेरी कंपनी है, अब सपोज मेरी खुद की कंपनी जो है, सपोज मेरा एक इंस्टीट्यूट है, तो मेरे को हर हफ्ते 3 से 4 कॉल आते हैं कि सर मेरे को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, मेरे को इस पोस्ट में काम करना है। ठीक है, तो कैजुअल कॉलर्स हैं। अब वो मेरे पास क्या रहता है, उनका रिज्यूमे और बायोडाटा हमेशा रहता है। ठीक है, मैं उनका रिज्यूम मंगाता हूँ, उनका बायोडाटा हमेशा अपने पास क्या करता हूँ, मेंटेन करके रखता हूँ। तो अगर इन फ्यूचर मेरे को उस पोस्ट के लिए सही में रिक्वायरमेंट रहेगी तो मैं अपने कैजुअल कॉलर से करूँगा, चेक करूँगा, कैजुअल कॉलर्स को चेक करूँगा, फिर उनको क्या कर दूंगा, वहाँ पे रिक्रूट कर दूंगा। ठीक है, सेकंड समझ में आया। थर्ड है एडवर्टाइजमेंट, वही पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकाला है कि भैया इस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, आप आए और हमारे पास क्या करें, अप्लाई करें। ठीक है, तो थर्ड हो गया एडवर्टाइजमेंट। फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, सपोज एक और इंस्टीट्यूट है, यहीं बगल में एक और इंस्टीट्यूट है, तो हमने क्या करते हैं कि अगर कोई मेरे को एक किसी पर्सनल की रिक्वायरमेंट है, मेरे को एक टीचर की रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो मैं उनके अगर एक्स्ट्रा होते तो उनसे ले लेता हूँ, उनको रिक्वायरमेंट है तो उनके मेरे पास अगर एक्स्ट्रा होते तो क्या करते हैं, मेरे से लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट मतलब एम्प्लॉय से क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। क्लियर हो गया। फिर फिफ्थ है प्लेसमेंट एजेंसी। फिफ्थ क्या है, प्लेसमेंट एजेंसी। तुमको पता ही अलग अलग एजेंसीज काम करती है, जो क्या करती है, प्लेसमेंट में हमको हेल्प करती है। सिक्स्थ है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मतलब वो इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। सिक्स समझ में आया। और सेवंथ है कैंपस कंसल्टेंट। ठीक है, अब मेरे को एकदम फ्रेश टैलेंट चाहिए, मतलब तुरंत अभी ग्रेजुएट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉलेज में आऊँगा और उनके फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट क्या करूँगा, और कॉलेज वालों को बोलूँगा कि भैया मेरे को अपनी कंपनी में लोग की रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपके स्टूडेंट्स को रिक्रूट करना चाहता हूँ। तो कॉलेज वाले अपने आप ही मान जाते हैं, ठीक है, आप आओ और हमारे यहाँ क्या करो, कैंपस ड्राइव करो, कैंपस ड्राइव करो। और उनके जो कॉलेज जो अभी पास आउट होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स, इनको तुम क्या कर लो, रिक्रूट कर लो और अपनी कंपनी में पोस्टिंग करवा दो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, तुम्हारे एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज है क्वालिफाइड पर्सनल। इसमें जो तुमको मिलेगा वो तुमको जिस जॉब के लिए चाहिए उसी जॉब के लिए मिलेगा, क्वालिफाइड एक इंसान तुमको क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, सेकेंड है वाइडर चॉइस। तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत सारे लोगों के। ठीक है, वही बताया था कि 3 पोस्ट के लिए 1000 लोग ने अप्लाई किया, तो मेरे पास वाइडर चॉइस है, मेरे को 1000 में से 3 लोग क्या करना है, सिलेक्ट करना है। थर्ड है फ्रेश टैलेंट। जो भी इंसान आ रहा है फ्रेश है, पहले मेरी कंपनी में वो काम नहीं किया, हो सकता है बहुत टैलेंटेड इंसान हो और मेरी कंपनी को एक बहुत ऊपर तक लेके जाए। ठीक है, तो एक फ्रेश टैलेंट मिल रहा है। और फोर्थ है कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का मतलब है कि जो पुराने लोग मेरी कंपनी में काम कर रहे थे, अब कोई इंसान 5 साल से काम कर रहा है, अब उसको भी क्या करना पड़ेगा, नए इंसान के साथ compete करना पड़ेगा। क्योंकि अगर नया इंसान अच्छा किया और वो अगर अपने आप को उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाया तो उसकी पोस्ट कंपनी में क्या हो जाएगी, खतरे पे आ जाएगी। तो एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा, हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, 4 एडवांटेज है। तो लिमिटेशन क्या है, पहला लिमिटेशन है डिससेटिस्फैक्शन अमंग द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। अब एक पोस्ट सपोज वहाँ पे मेरे को एक इंसान चाहिए, एक हायर पोस्ट है, वहाँ पे एक इंसान चाहिए। अब अगर मैं रिक्रूट कर रहा हूँ एक्सटर्नली, तो जो लोग लोअर लेवल में थे उनके अंदर में क्या आ जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा। वो सोच रहे थे कि भैया उस पोस्ट में हम प्रमोट होके जाएंगे, उनको लग रहा था कि ये पोस्ट खाली हुई है, यहाँ पे हम प्रमोट होके जाएंगे। लेकिन अगर मैं वहाँ एक एक्सटर्नली एक इंसान को लाके बैठा रहा हूँ, तो वो जो लोग जिनको लग रहा था हमारा प्रमोशन होने वाला है, उनके अंदर में क्या आ जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड कॉस्टली प्रोसेस है। कॉस्टली प्रोसेस, एक इंसान को रिक्रूट करूँगा, उसका ट्रेनिंग करवाऊंगा, उसका डेवलपमेंट कराऊंगा, उसको सैलरी पे करूँगा। ठीक है, तो प्रोसेस हमेशा क्या रहेगा, ये वाला
कॉस्टली रहेगा। और लास्ट है लेंदी प्रोसेस, प्रोसेस बहुत लेंदी है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बहुत लेंदी है। पहले लेटर आएगा, फिर अलग अलग राउंड होते हैं, उसका सिलेक्शन होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, फिर पोस्टिंग होगा। तो प्रोसेस क्या है, बहुत लेंदी है। ठीक है, तो ये 3 इससे क्या हो गए, हमारे लिमिटेशंस हो गए। क्लियर? तो ये तुम्हारा हो गया दोनों टाइप का, क्या बोलते हैं, रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। ठीक है, पहले हम इंटरनली किए थे, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। अब हम सेकंड हाफ में क्या किए, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंप्लीट किए हैं। क्लियर? रिक्रूटमेंट हो गया। अब अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन के बारे में मैंने तुमको पहले ही बताया था। सिलेक्शन क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें हम जो लोग अप्लाई किए हैं रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, उसमें हम लोगों क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट। सपोज मेरे पास 3 पोस्ट हैं, ठीक है, मेरे पास 3 पोस्ट हैं। अब 1000 लोगों ने मेरे को क्या किया है, अप्लाई किया है। इस 1000 में से बेस्ट 3 को मेरे को सिलेक्ट करना है, बाकी 997 लोगों को क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। ठीक है, 3 लोगों को सिलेक्ट करना है जो मेरे लिए बेस्ट है, उनको मैं ले रहा हूँ अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। बाकी जो बचे हुए लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ, निकाल दे रहा हूँ। तो उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। ठीक है, उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, सिलेक्शन बोलते हैं। क्लियर? अब प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, अब क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है सिलेक्शन करने के टाइम। ठीक है, कंपनी में सिलेक्शन के टाइम वो क्या क्या प्रोसेस क्या करनी पड़ रही है, फॉलो करनी पड़ रही है। तो सबसे पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग। किसी भी कंपनी में सिलेक्शन का सबसे पहला स्टेप होता है स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग क्या होता है, सपोज 1000 लोग अप्लाई किए, ठीक है, 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब मेरा पहला रिक्वायरमेंट था कि भैया जो भी इंसान अप्लाई कर रहा है उसका बेसिक परसेंटेज 75% होना चाहिए। बेसिक परसेंटेज कितना होना चाहिए, 75% होना चाहिए। अब वो 1000 में से सपोज 400 लोग हैं जिनका 75% नहीं है, तो अपने आप ही स्क्रीन हो गए। और कितने बचे मेरे पास, 600 लोग बचे। ठीक है, मतलब एक फिल्टर लगाया है मैंने कि भैया 1000 है, मेरे को 75% की रिक्वायरमेंट है। मैं 1000 लोगों को तो इंटरव्यू ले नहीं सकता, पर्सनल इंटरव्यू बैठ के ले नहीं सकता 1000 लोगों का। तो मैंने क्या किया, एक वो लगाया, स्क्रीन लगाया कि भैया 75% लाओ। तो 400 लोग उसमें से क्या हो गए, रिमूव हो गए, बच्चे कितने मेरे पास, 600 लोग। तो उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग। ठीक है, अब अगला स्टेप होता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट क्या होता है, अब टेस्ट लूंगा मैं, 600 लोगों का भी इंटरव्यू नहीं लेने वाला मैं, 600 लोगों का भी इंटरव्यू लेने नहीं सकता भाई। एक 600 लोगों का इंटरव्यू लेने में आप महीने भर लग जाएंगे, तो 600 का इंटरव्यू नहीं लूंगा। एक टेस्ट पेपर डिजाइन करूंगा, ठीक है, एक टेस्ट पेपर डिजाइन करूंगा, वो 600 लोगों को टेस्ट पेपर दूंगा, उनका सिलेक्शन टेस्ट होगा। अब इसमें सपोज 400 लोग रिमूव हो गए फिर से, और बचे कितने मेरे पास अब 200। 400 लोग रिमूव हो गए और बचे कितने मेरे पास, 200 लोग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिलेक्शन टेस्ट। फिर उसके बाद क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब 200 लोगों का इंटरव्यू लिया जा सकता है, ठीक है, ग्रुप में बैठा बैठा के 200 लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। थर्ड स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद मैंने क्या किया, सपोज सबको निकाल दिया, सिर्फ 5 लोगों को रखा, 5 लोगों को रखा, ठीक है, बाकी लोगों को क्या कर दिया, निकाल दिया। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल, वो मेडिकली फिट है कि नहीं, वो इंसान उस जॉब के लिए मेडिकली फिट है कि नहीं, वो टेस्ट होगा। उसके बाद सिलेक्शन का डिसीजन। ठीक है, सब मेडिकल टेस्ट के बाद अब 5 में से 3 लोगों को मैं क्या किया हूँ, सिलेक्ट किया हूँ, जो मेरे को सही कैंडिडेट जो मेरे को चाहिए थे। ठीक है, अब सिलेक्शन डिसीजन लिया कि 3 लोगों को मेरे को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उनका रेफरेंस चेक किया और बैकग्राउंड चेक किया। बैकग्राउंड चेक करना मतलब भैया जिस इंसान को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ वो लाइक पीछे कोई गलत काम करके तो नहीं है, ठीक है, उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड तो नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या की जाती है, उनको इंटरव्यू के टाइम क्या कहती है, सब चीज़ें चेक की जाती है। तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, उसके बाद मैं क्या करूँगा, उनको जॉब ऑफर कर दूंगा। वो जो 3 लोगों को मैंने सिलेक्ट किया है 1000 में से, ये सारी प्रोसेस के थ्रू उनको मैं क्या कर दूंगा, जॉब ऑफर दूंगा। जॉब ऑफर देने के बाद लास्ट स्टेप होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या दिया रहेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन दी रहेगी कि भैया अगर आप मेरी कंपनी ज्वाइन करो तो 2 साल तक आपको मिनिमम काम करना है, ठीक है, और जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के अंदर रहते हैं वो सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, मेंशन्ड होती है। जो मैं उस एम्प्लॉय के साथ क्या कर रहा हूँ, साइन कर रहा हूँ, वो भी साइन करेगा, मैं भी साइन करूंगा, तो उसको बोलते हैं अपन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पहला स्क्रीनिंग, फिर सिलेक्शन टेस्ट, फिर एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिर सिलेक्शन डिसीजन, फिर रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, जॉब ऑफर, और लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये सारी प्रोसेस फॉलो होती है किस चीज़ के लिए, सिलेक्शन के लिए। ठीक है, ये सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं किसके लिए, तुम्हारा सिलेक्शन के लिए। क्लियर हो गया ये टॉपिक, प्रोसेस क्या होती है और सिलेक्शन क्या होता है, ये दोनों चीज तुम्हारी क्या हो गई यहाँ पे, क्लियर हो गई। ठीक है, ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, तो इसके बाद हमारा स्टाफिंग, चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट टॉपिक क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इसके पहले हमने क्या किया था, रिक्रूटमेंट किया था, सिलेक्शन किया था। अब अगला क्या है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब अगर मैं सिलेक्ट किया हूँ, वही एग्जाम्पल लेते हैं कि वो 3 लोगों को सिलेक्ट किया हूँ, अब मैं डायरेक्टली उनकी पोस्टिंग नहीं करा सकता,
ठीक है, क्योंकि वो कंपनी के लिए क्या एकदम फ्रेश है, उनको कंपनी के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो उनका मेरे को क्या कराना पड़ेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराना पड़ेगा। तो एक डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में हमने क्या किया, इस चीज को स्टडी किया है। क्लियर। तो पहला है ट्रेनिंग के अंदर इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल। ठीक है, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम उस एम्प्लॉय की नॉलेज को और उसके स्किल को इंक्रीज करें। ठीक है, उसको सपोज एक इंसान है, उसको एक मशीन चलाना है, अब मैं मशीन के लिए उसको ट्रेन कर रहा हूँ, तो उसको उस मशीन से रिलेटेड नॉलेज और उसके स्किल वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। क्लियर हो गया। डेवलपमेंट क्या, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट ओवरऑल ग्रोथ होता है, ट्रेनिंग सिर्फ उस पर्टिकुलर मशीन को चलाना सिखाया जा रहा है, डेवलपमेंट में क्या किया जा रहा है, उस इंसान को, उस एम्प्लॉय के पर्टिकुलर पूरा नेचर, बिहेवियर, उसका पूरा कैरियर से रिलेटेड ग्रोथ क्या किया जा रहा है, उसमें उसको सिखाया जा रहा है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, चीजें सीख रहा है, एंड ग्रोथ, उससे क्या करेगा, वो ग्रो करेगा। क्लियर हो गया, इसका पहला डेफिनेशन। सेकंड है इट इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, इसमें सिर्फ उसको जॉब के बारे में बताया जाता है, ट्रेनिंग था तो उस मशीन के बारे में बताया जा रहा है, उसको सिर्फ उस जॉब, उस मशीन को किस तरीके से रन कराना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। तो जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है। इट इज द करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या होता है, करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, उसका पूरे करियर में क्या करेगा, वो चीज काम करेगा। क्लियर। इट इज टू इनेबल द एम्प्लॉय टू डू जॉब बेटर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को सिखाया जाता है कि किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर जॉब को अच्छे तरीके से क्या कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। क्लियर। इनेबल ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय, और इसमें क्या होगा, डेवलपमेंट बता चुका हूं कि ये क्या तुम्हारा ओवरऑल ग्रोथ क्या करेगा के बारे में तुमको बताएगा। कौन, डेवलपमेंट। ट्रेनिंग क्या है, एक पर्टिकुलर जॉब सिखाया जा रहा है, और डेवलपमेंट क्या है, तुमको ओवरऑल ग्रोथ तुम्हारी क्या की जा रही है, करवाई जा रही है। क्लियर। अब ट्रेनिंग मेथड, अब ट्रेनिंग के दो टाइप के मेथड होता है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है और दूसरा तुम्हारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो और काम करते करते तुमको किसी नई चीज को सिखाया जा रहा है तुमको, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, और अगर तुम उस कंपनी में काम नहीं कर रहे हो, मतलब तुमको पोस्टिंग हो गई है, तुम्हारा काम स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले जो तुमको ट्रेनिंग दी जाती है उसको बोलते हैं अपन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, काम करने से पहले तुमको अगर ट्रेनिंग दी जा रही है तो उसको बोलेंगे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। काम करते करते अगर तुमको सिखा दिया जा रहा है तो उसको बोलते हैं अपन ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर में क्या होता है, पहला है कोचिंग। कोचिंग क्या है कि एक सीनियर इंसान है, 15 साल से उस कंपनी में काम कर रहे हैं, एक नया एम्प्लॉय है, मैं उसको उसके अंडर में रख दिया, तो वो उससे क्या हो गया, कोच हो गया। जो सीनियर था उससे क्या हो गया, कोच हो गया। तो वो उसको गाइड कर करके सब काम के बीच में क्या कर देगा, चीज़ों को सिखा देगा। ठीक है, तो पहला है कोचिंग। दूसरा इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग क्या होता है, सिमिलर मेरी तरीके की कंपनी है, अब उसको मैं क्या करूँगा, बोलूँगा जाओ 2 हफ्ते उस कंपनी में काम करके आओ, 2 हफ्ते उस कंपनी में इंटर्नशिप करके आओ। तो वर्क प्रोफाइल सेम है, इसलिए जब वो वहाँ काम करेगा, वहाँ सीख के आएगा, तो अपने आप ही मेरे यहाँ भी क्या करेगा, वो अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, सेकंड हो गया इंटर्नशिप ट्रेनिंग। थर्ड है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन, अब एक इंसान है, वो सपोज इस प्लांट के अंदर ए डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, अब मेरे को उसको बी डिपार्टमेंट का भी काम सिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, उसको ट्रांसफर कर दूंगा बी डिपार्टमेंट में 3 महीने के लिए। अब अगर वो 3 महीने वहाँ काम कर लेगा तो उसको बी डिपार्टमेंट का भी सारा काम क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो जॉब रोटेट कर रहा हूँ मैं लोगों को, ताकि वो अलग अलग चीज़ें क्या कर सके, सीख सके। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में पहला क्या होगा, क्लासरूम लेक्चर्स। अब तुम्हारे कॉलेज में तुमको लेक्चर दिए जा रहे हैं, मशीन चलाते कैसे, तो मशीन लाके तो सिखाते नहीं चलाते कैसे। ठीक है, तुमको सिर्फ लेक्चर्स दे रहे हैं, बता रहे हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से वो काम करता है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है फिल्म। अब सपोज मेरी कंपनी में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ काम होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड काम होता है, कोई मूवी आई जिसमें मेरे काम से रिलेटेड चीज़ें दिखाई गई हैं, तो मैं उनको वो फिल्म दिखा दूंगा, तो वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे, सीख जाएंगे, उनके अंदर नया नया आइडिया क्या होगा, आ जाएगा। क्लियर। थर्ड है केस स्टडी। केस स्टडी मतलब जो पुराने केसेस हैं, ये जनरली लॉ वाले लोग करते हैं। लॉ वाले लोग, अब सपोज किसी एक क्रिमिनल का केस है, अब उसको सॉल्व करना है, तो क्या करेगा, सिमिलर केस निकालेगा, इसके पहले कभी हुआ रहेगा तो, ठीक है, उस केस ये करेगा, पूरी स्टडी करेगा और फिर उसको क्या करेगा, वहाँ पे अप्लाई कर देगा। ठीक है, तो केस स्टडी हो गया। फोर्थ है तुम्हारा कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग में क्या होगा, तुमको सिमिलर चीज़ें दिखाई जाएंगी। सपोज मेरे को मशीन चलाना है, तो कंप्यूटर में एक मॉडल बनाया गया कि उस मशीन को किस तरीके से चलाते हैं, तो वहाँ से तुम क्या कर जाओगे, वो उस मशीन को किस तरीके से रन कराना है वो सीख जाओगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंप्यूटर मॉडलिंग हो गया। और लास्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि चीज़ें प्रोग्राम्ड है, स्टेप बाय स्टेप तुमको स्टेप बताया जाएगा और तुम उसको करते जाओगे, तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, टास्क जो था तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। तुमको पहला स्टेप बताएगा, तुम करोगे, सेकंड स्टेप बताएगा, तुम करोगे, थर्ड स्टेप बताएगा, तुम करोगे, इस तरीके से तुम पूरे स्टेप्स फॉलो करोगे और तुम्हारा टास्क जो था वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ ही तुम्हारा यहाँ पे पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, स्टाफिंग चैप्टर नंबर 6।
अब बचे हुए टोटल 12 चैप्टर हैं, 6 चैप्टर हमारे हो गए, आधा सिलेबस हो गया है। आधा सिलेबस हम और कंप्लीट करेंगे, जिसको तो जल्दी से हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट करेंगे, ताकि तुम्हारे एग्जाम में क्या करें, तुमको हेल्प करें। ठीक है, थैंक यू।